साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे और आज का विषय जो है उत्तराखंड के परिवहन कारोबार के लिए ऑल उत्तराखंड मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन कई जगह शोध कर रही है कि परिवहन व्यवसाय और परिवहन कारोबारी कैसे जो है समस्याओं से घिरे पड़े हैं और बाकी संस्थाएं सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। कोई सवारी बिठाने का, कोई व्यवस्थाओं को लेकर, अनेक व्यवस्थाएं परिवहन में होती हैं। तो ऑल उत्तराखंड मोटर ट्रांसपोर्ट सिर्फ नीतियों को लेकर, ड्राइवरों की वेलफेयर में कुछ योजनाओं को लेकर लगातार निरंतर जो है परिवहन कारोबारियों के लिए लगातार कई विषयों पर शोध कर रही है। तो एक मुख्य विषय जो है आज जो 2019 से उत्तराखंड में जो दिल्ली और जयपुर राजस्थान को जो यहाँ से बसें कनेक्टिविटी करती हैं, उत्तराखंड रोडवेज की बसें, तो उन बसों को, ऐसे बसों का संचालन यहाँ पे 2019 से चल रहा है जिनका 2 परमिट होते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट कैरेज का और एक लोकल सवारी बिठाने का। तो उन बसों पे 2019 से ऐसी बसों का यहाँ पे संचालन हो रहा है लगातार। जो आपने देखा होगा देहरादून से नेपाली फार्म से हरिद्वार, रुड़की, दिल्ली जा रही हैं और यहाँ से देहरादून से जयपुर भी जा रही हैं, हल्द्वानी से भी जयपुर जा रही हैं, कोटद्वार से भी जयपुर जा रही हैं। तो इन बसों का जो अवैध संचालन विगत कई वर्षों से चल रहा है, तो उसको लेकर ऑल उत्तराखंड मोटर ट्रांसपोर्ट यूनियन ने कई बार इस विषय में जो है परिवहन विभाग को और एक धरना भी किया है इसी विषय को लेकर। तो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता आशुतोष शर्मा जी ने भी जो है ऋषिकेश में इन वाहनों का जब विरोध किया तो मजबूरन उनको जो है यहाँ से गाड़ी हटानी पड़ी। तो एक बड़ा उन्होंने एक ऋषिकेश बस अड्डे को, जो हमारा 4 धाम का केंद्र भी है और ऋषिकेश शहर का पूरा केंद्र भी है, तो उस बस अड्डे को उन बस के संचालकों के द्वारा नेपाली फार्म जो है शिफ्ट कर दिया गया। तो हमारे इतना बड़ा बस अड्डा उन्होंने जो यहाँ पे संचालित किया, तो उसको लेकर आज उस विषय को लेकर मैं आपके बीच में हूँ। उनसे हमारे उत्तराखंड जो रोडवेज है वो कितने घाटे में आई, रोडवेज ने उनको उनके कंपटीशन में क्या किया, उनको परिवहन विभाग को उसकी शिकायतें दी, कितनी बार दी, कैसे दी, किस प्रकार से दी, कहाँ से पत्रावली चली। थोड़ा लंबा रहेगा लाइव सेक्शन, क्योंकि विषय थोड़ा लंबा है और काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। तो जो मैं अपनी तरफ से तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि जो मेरे पास आरटीआई के माध्यम से जानकारी आई है उसी विषय को लेकर मैं आपके बीच में हूँ। तो साथियों, ये मेरे द्वारा कोई 4 बिंदुओं पर जो है मैंने एक जानकारी ली थी कि जो है उत्तराखंड परिवहन निगम द्वारा भेजे गए पत्र संख्या 1 इन्होंने पत्र चलाया। तो उसमें दिल्ली, नेपाली फार्म, अन्य स्थानों में विभिन्न निजी बस संचालकों कंपनियों के द्वारा बनाए गए अवैध अनाकृतित बस स्टैंड के संबंध में अब तक प्राप्त शिकायतों के विवरण, शिकायत संख्या, तिथि, विषय, शिकायतकर्ता का नाम। तो मैंने सारी जानकारी जब इनसे ली है तो आरटीआई के माध्यम से मैंने ये जानकारी, ऑनलाइन आरटीआई के माध्यम से जानकारी प्राप्त की। तो इससे जो भी कार्रवाई आज तक इसमें चली है, तो स्पष्ट रूप से ये मैंने नहीं कहा, ये उत्तराखंड परिवहन निगम मुख्यालय का एक लेटर है 21/4/2018 का। अपर परिवहन आयुक्त महोदय, उत्तराखंड, कुलाल सहजदार रोड, देहरादून। संभागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून संभाग, हरिद्वार संभाग, हल्द्वानी संभाग। तो हरिद्वार, रोपड़िया, नेपालगंज मार्ग एवं देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, टनकपुर आदि स्थानों पर अन्य मार्गों पर हो रही अनाधिकृत संचालन को बंद करवाने के संबंध में। तो विभाग को लेटर लिख रहा है। परिवहन विभाग जो परिवहन निगम है
वो परिवहन विभाग को लेटर लिख रहा है, निरंतर लेटर लिख रहा है कि इस विषय को मुख्यालय देहरादून से पत्र संख्या 780 में दिनांक 5 मार्च 2018 पत्र संख्या इतना इतना करें कि आयुक्त महोदय को अवगत कराया गया है कि निगम बस स्टेशनों के आसपास से तथा निगम के मार्गों पर अनाधिकृत संचालन बढ़ता जा रहा है, जिससे रोकने हेतु अनुरोध किया गया है। इसके अतिरिक्त मंडलीय एवं डिपो स्तर से भी लगातार संबंधित संभागीय परिवहन अधिकारी एवं सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी से अनुरोध किया जा रहा है। उक्त के रूप में परिवहन आयुक्त महोदय कार्यालय संख्या पत्र संख्या दिनांक 16 मार्च 2018 को संभागीय परिवहन अधिकारी देहरादून संबंधित पर आवश्यक पत्र भी जारी किया गया, किंतु स्थिति जस की तस है। तो परिवहन निगम ही परिवहन विभाग से जब शिकायत कर रहा है, लेकिन तब भी स्थिति जस की तस है। देखो दुर्भाग्य, देखो तुम वर्तमान में हरिद्वार रोपड़िया नेपालगंज मार्ग अवैध अनाज के संचालन के बैनर पोस्टर भी लगे हुए हैं, जिसकी छायाप्रति संलग्न है। दिनांक 23 फरवरी 2016 को क्रॉस बैरियर ट्रांसपोर्टर फैकल्टीज को द्वितीय बैठक में काठमांडू में उत्तराखंड राज्य की ओर से नेपाल में बस संचालन हेतु उत्तराखंड परिवहन निगम के अधिकृत किया गया था। परिवहन निगम में सभी कोई अनुबंधित नहीं किया गया। इस प्रकार से वर्तमान में हरिद्वार रोपड़िया नेपालगंज अवैध अनाधिकृत संचालनों की बढ़ोतरी, जिसमें निगम को लगातार नुकसान हो रहा है। उनका कहना है कि भाई इन बसों के द्वारा अनाधिकृत तरीके से बस अड्डों के आसपास जो है ऑनलाइन तरीके से कोई इस तरह की सवारी बिठाई जा रही है, जिससे परिवहन निगम लगातार घाटे मारा। ये 2018 का पत्र है। उसके बाद साथियों 3 मई 2018 को एक पत्र और जो है देहरादून हल्द्वानी पौड़ी अल्मोड़ा संभाग को परिवहन आयुक्त महोदय के द्वारा आदेश करा गया कि भाई दिनांक परिवहन निगम के द्वारा ये पत्र भेजा गया है और आप इन पे कार्य प्रवर्तक को जो है आदेश किया गया कि आप इन पे कार्रवाई करें। उस टाइम अपने अपर परिवहन आयुक्त सुनीता सिंह जी थे। सुनीता सिंह जी का ये लेटर है और अपने अधीनस्थ अधिकारियों को उन्होंने आदेश किए कि भाई आप उन पे कार्रवाई करो। लिखा है इसमें प्रशासन के परिवहन निगम अधिकारियों के अनाधिकृत संचालकों के विरोध में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और न ही कृत कार्रवाई किस मुख्यालय को अवगत कराया गया है। तो अधिकारियों ने न तो कोई कार्रवाई करी, न कि मुख्यालय को अधिकारी। ये लेटर जो है सुनीता सिंह जी ने एक भेजा है देहरादून हल्द्वानी पौड़ियर अल्मोड़ा संभाग को, संभागीय परिवहन अधिकारियों को, उनके द्वारा ये पत्र जो है भेजा गया। और ये प्रति जो है सचिव परिवहन विभाग को, मंडलायुक्त को, जिलाधिकारी देहरादून हरिद्वार नैनीताल उधम सिंह नगर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून हरिद्वार नैनीताल उधम सिंह नगर। पत्राचार लगातार चलता रहा, लेकिन बसें बढ़ती रही, पत्राचार लगातार चलता रहा। फिर उत्तराखंड परिवहन निगम के द्वारा 21/4/2018 को अपर परिवहन आयुक्त उत्तराखंड, संभागीय परिवहन अधिकारी देहरादून संभाग, हल्द्वानी संभाग को फिर दोबारा पत्र लिखा गया कि हरिद्वार रोपड़े नेपालगंज एवं देहरादून हरिद्वार हल्द्वानी टनकपुर आदि स्थानों पर अन्य मार्गों पर हो रही अनाधिकृत संचालन को बंद करने के संबंध में। तो फिर ये दोबारा निगम के द्वारा देहरादून जो है परिवहन आयुक्त महोदय को पत्र लिखा गया। तो 21/4/2018 को फिर दोबारा ये निगम के द्वारा परिवहन आयुक्त महोदय और संभागीय परिवहन अधिकारियों को ये पत्र लिखा गया। अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त स्थिति में गंभीरता से लेते हुए तत्काल ठोस एवं प्रभावी कार्रवाई किए जाने की कार्रवाई करने का कष्ट करें तथा हरिद्वार रोपड़िया नेपालगंज मार्ग एवं देहरादून हल्द्वानी टनकपुर आईएसबीटी स्थानों पर निगम बस स्टेशनों के आसपास से हो रही अनाधिकृत संचालन के तत्काल बंद कराने के कष्ट करें। 2018 का पत्र है साथियों, ये आपके सामने। आज का लाइव सेशन थोड़ा लंबा रहेगा क्योंकि विषय बहुत बड़ा है। तो परिवहन निगम मुख्यालय ने सचिव परिवहन को एक लेटर लिखा 22 फरवरी 2020 को। ये लेटर है 22 फरवरी 2020 को एक पत्र लिखा। पूरी कार्रवाई इसकी जो है 2018 से 2025 तक पूरी कार्रवाई आपके सम्मुख रखूंगा कि ये जो अवैध बसों का संचालन हो रहा है और अलग बस अड्डे जो बनाए गए हैं, जो उत्तराखंड रोडवेज को जो है इतना घाटे में लाया गया है, इसमें जिम्मेदार कौन था। तो
परिवहन निगम के द्वारा फिर परिवहन सचिव को एक लेटर लिखा गया। उत्तराखंड परिवहन निगम के प्रमुख अधिसूचित राष्ट्रीयकृत मार्गों एवं निगम बस स्टेशनों के आसपास निजी बस ट्रेवल्स कंपनियों के द्वारा ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से लगातार किए जा रहे अनाधिकृत अवैध संचालन के रूप में बंद कराने के संबंध में फिर दोबारा जो है परिवहन सचिव को लिखा गया है। परिवहन निगम मुख्यालय ने परिवहन सचिव महोदय को जो है पत्र लिखा। फिर पत्र पे पत्र चल रहे हैं, गाड़ियां बढ़ती गई, पत्र चलते गए। तो उक्त विषय अवगत कराना है कि उत्तराखंड परिवहन निगम के प्रमुख अधिसूचित राष्ट्रीयकृत अंतर्राज्यीय मार्गों एवं निगम बस स्टेशनों आसपास से वर्तमान में निजी बस ट्रेवल्स कंपनियों के द्वारा ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से लगातार अनाधिकृत संचालन किया जा रहा है। तो देहरादून से दिल्ली मार्ग पर निजी ट्रेवल्स कंपनियों द्वारा अनाधिकृत अवैध संचालन किया जा रहा है। तो इसमें जो है बाकायदा निगम के द्वारा उन कंपनियों के नाम भी लिखे हैं। ये देखो, ये लिस्ट है उनकी, ये पूरे नाम है उनके, उन कंपनियों के नाम भी लिखे हैं बाकायदा, उन कंपनियों के नाम भी लिखे हैं। आप देख लो साथियों, नाम सहित सूची उनको दे रखी है। और ये आपके सामने है, आप देख लो साथियों थोड़ा। ये नाम सहित सूची है, 13 नाम कंपनियों के नाम है जिन कंपनियों की वो बसें चल रही है, नामी कंपनियां जिनके नाम पे वो बसें चल रही हैं। और उसके बाद जो है ये कंपनियां हैं, वो इन कंपनियों की गाड़ियां वो चल रही हैं यहाँ पे। तो ये लगभग हैं 25 कंपनी हैं और इनका समय भी लिखा हो कि किस समय ये गाड़ियां चलती हैं। ऐसे ही देहरादून से नैनीताल मार्ग पर निजी ट्रैवल्स कंपनियों के द्वारा अवैध संचालन किया जा रहा है। निजी ट्रैवल्स कंपनियों के नाम, बस संचालन का समय भी दिया है, मतलब उनका नाम भी दिया है और संचालन का समय भी दिया कि किस टाइम वो बसें चलती हैं और ये इनका नाम है। तो इसमें पूरा ये सिस्टम, ये हल्द्वानी, ये नैनीताल से ये नंबर 2 पे नैनीताल से ये गाड़ी चलती है और ये इसका समय है। उसके बाद हल्द्वानी से दिल्ली मार्ग पर निम्न निजी ट्रैवल्स कंपनियों के द्वारा अनाधिकृत अवैध संचालन किया जा रहा है। तो ये 7 कंपनियां हैं, 15 कंपनियां जो है रोडवेज ने पूरा बना के दिया है। 15 कंपनियां जो है इस पर काम कर रही हैं लगातार। इसी प्रकार दिल्ली अंतर्राज्यीय मार्ग के 15 निजी ट्रैवल्स कंपनियों द्वारा 18 बस सेवाएं अनाधिकृत रूप से अवैध संचालन किया जा रहा है। और देहरादून कानपुर मार्ग पर निम्न प्रकार के निजी अनाधिकृत संचालन किया जा रहा है। देहरादून से कानपुर के लिए उन्होंने अपनी बसें चलाई यहाँ पे अनाधिकृत रूप से, जो कि पास नहीं थी यहाँ पे। ये देखो, ये भी लिखा हुआ इसमें, जो भी कार्रवाई इसमें आज तक हुई ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कितने लोग जो है इससे प्रभावित हो रहे हैं, आज मैं इसको भी आपके सामने रखूँगा। इसी प्रकार जो है देहरादून कटरा अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग महेंद्र नगर, देहरादून से अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग लाडन मार्ग में देहरादून हल्द्वानी अंतर्राष्ट्रीय बस कंपनियों के द्वारा अवैध संचालन किया है। उत्तराखंड राज्य के पड़ोसी राज्यों के साथ हुए परिवहन करार के अनुसार उत्तराखंड परिवहन निगम के उपरोक्त अधिसूचित एवं अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर निजी बस ट्रेवल्स कंपनियों को बस संचालन की अनुमति नहीं है, स्पष्ट लिखा है। जिस कारण से उपरोक्त उल्लेखित निजी बस ट्रेवल्स कंपनियों के संचालन अनाधिकृत रूप से एवं अवैध है, जिससे उत्तराखंड परिवहन निगम को लगभग 15 से 20 लाख रुपए दैनिक प्रतिदिन रूप से आर्थिक नुकसान हो रहा है तथा निगम को हो रही उक्त हानि को रोकने के लिए अवैध संचालन पर रोक लगाने के नितांत आवश्यकता है। पत्राचार पे पत्राचार चल रहा है। इस संबंध में अभिलेख छाया पड़ते के अनुरोध के प्रेषित किया जाता है कि उक्त अवैध संचालन के तत्काल बंद कराने के परिवहन विभाग संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश करें। हरगिरी महाप्रबंधक निगम मुख्यालय के द्वारा और परिवहन आयुक्त महोदय को ये दिया गया। परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश, प्रबंधक राज्य सड़क निगम मुख्यालय लखनऊ, सबको ये जो है पत्र जो है परिवहन निगम देहरादून के द्वारा ये लेटर लिखा गया। उसके बाद आगे की कार्रवाई साथियों, थोड़ा लंबा सेक्शन है कि विषय बहुत लंबा है और रोजगार से जुड़ा है, पलायन से जुड़ा है, उत्तराखंड की आर्थिकी से जुड़ा है। तो ये 12/2020 चिरंजीव लाल जी, अनुसचिव उत्तराखंड शासन सेवा में आयुक्त परिवहन विभाग देहरादून, फिर उनको पत्र भेजते हूँ कि देहरादून दिनांक 24 जून 2020 उत्तराखंड परिवहन निगम के प्रमुख अधिसूचित राष्ट्रीयकृत राजमार्गों पर
राष्ट्रीयकृत मार्गों पर निगम बस स्टेशनों के आसपास निजी ट्रैवल्स कंपनियों के द्वारा ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से लगातार किए जा रहे अवैध संचालन के बंद कराने के संबंध में फिर एक सचिव महोदय के द्वारा भी एक पत्र परिवहन आयुक्त को भेजा जा रहा है। कृपया उपयुक्त महाप्रबंधक उत्तराखंड परिवहन निगम मुख्यालय देहरादून, पत्र संख्या 127, ये छाया प्रति राष्ट्रीय मार्गों पर स्टेशनों के आसपास के निजी। फिर उनको एक लेटर भेजा। उस क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण पर नियमानुसार अपेक्षित आवश्यक कार्रवाई करते हुए कृत कार्रवाई को शासन को अवगत कराने की कृपा करें। तो सचिव महोदय ने भी, अनुसचिव महोदय ने भी जो है परिवहन आयुक्त महोदय को पत्र भेजा, जिसका क्या असर हुआ। फिर जो है परिवहन कार्यालय परिवहन आयुक्त उत्तराखंड कुलाल जी ने जो है संभागीय परिवहन अधिकारी हल्द्वानी, संभागीय परिवहन अधिकारी देहरादून, रुड़की, हरिद्वार, रामनगर, नैनीताल, काशीपुर, उधम सिंह नगर, हल्द्वानी को उत्तराखंड परिवहन निगम के प्रमुख अधिसूचित राष्ट्रीयकृत मार्गों पर निगम बस स्टेशनों के आसपास से निजी बस ट्रैवल्स कंपनियों के द्वारा ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से लगातार किए जा रहे अनाधिकृत अवैध संचालन के बंद कराने के संबंध में। तो जैसे ही अनुसचिव महोदय ने जो है परिवहन आयुक्त महोदय को लेटर, परिवहन आयुक्त महोदय ने फिर एक चिट्ठी जो है संबंधित परिवहन अधिकारियों को जो है संभागीय परिवहन अधिकारियों को ये पत्राचार कर दिया, जिसमें परिवहन प्रमुख राष्ट्र के आसपास की निजी बस ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से लगातार किए जा रहे हैं के संबंध में निर्देश किया कि संलग्न प्रेषित किया जा रहा है कि संबंधित पत्र को प्रति आपको इसके निर्देश के साथ संलग्न प्रेषित की जा रही है कि प्रकरण के तत्काल आवश्यक कार्रवाई करते हुए कृत कार्रवाई से इस कार्यालय को अवगत कराएं। तो उन्होंने बोला भाई इन पे उस टाइम जो है परिवहन उपायुक्त थे सुधांशु गर्ग जी। तो सुधांशु गर्ग जी ने ये पत्र जो है अपने संबंधित अधिकारियों को भेजा और इन पे क्या कार्रवाई हुई ये भी देखने लायक है। उसके बाद साथियों थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 2 जुलाई 2020 को संभागीय परिवहन अधिकारी देहरादून, हल्द्वानी सबको फिर जो है ट्रैवल को फिर एक उन्होंने जो है एक परिवहन आयुक्त, आपने सुना होगा जो परिवहन सचिव होते हैं दीपेंद्र कुमार चौधरी जी, परिवहन आयुक्त उत्तराखंड ने जो एक पत्र संभागीय परिवहन हल्द्वानी, संभागीय परिवहन देहरादून, रुड़की को सबको एक अवगत कराया कि बस ट्रैवल का अवैध संचालन के मामले में। तो अतः इस पत्र के प्रति पुनः निर्देशित किया जाता है, पुनः उनको निर्देशित किया गया। उस टाइम अब सचिव जी साहब उनको निर्देशित करते हैं आरटीओ को कि इस निर्देश के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि प्रकरण को अधिसूचित राष्ट्रीयकृत मार्गों पर निगम बस अड्डों के आसपास निजी बस फिर मतलब सचिव साहब जो है संभागीय परिवहन अधिकारियों को देहरादून, हल्द्वानी, रुड़की, हरिद्वार, रामनगर, नैनीताल, काशीपुर, उधम सिंह, हल्द्वानी सबको दोबारा फिर उसे प्रेषित करते हैं। देखो तुम कितने पत्रावली, कितने पत्राचार इसमें चले हैं साथियों। तो ये बहुत बड़ा विषय है। और फिर जो है सचिव महोदय का आदेश चला। फिर जो है 29/6/2021 को एक पत्र और चला और फिर 9 जुलाई 2021 को जो है कार्यालय परिवहन आयुक्त महोदय के यहाँ से संभागीय परिवहन प्रवर्तक सड़क सुरक्षा देहरादून, पौड़ी, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, तो इनको भी प्राइवेट बसों के लिए जो राजस्थान और अन्य राज्यों में अनधिकृत रूप से संचालन करने के संबंध में शिकायत की जा रही है। सचिव महोदय के द्वारा भी संभागीय परिवहन अधिकारियों को देहरादून के प्राइवेट बसों को अंतर्राष्ट्रीय राज्य मार्गों पर अनधिकृत संचालन के विरोध में तत्काल प्रवर्तन कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। उपरोक्त की तिथि अतिरिक्त वर्तमान में कोविड-19 को दृष्टिगत उत्तराखंड परिवहन निगमों के वाहनों का संचालन उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश राज्यों को नहीं हो रहा है, जबकि संज्ञान में आया है कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के वाहनों राज्य की सीमा तक संचालित हो रहे हैं। ऐसे सवारियों को बस अड्डों के 2 स्थानीय मार्गों पर छोड़ दिया जाए यात्रियों की सुरक्षा के लिए। तो इसमें फिर वो मामला आया कि भाई ये बसें जो लगातार संचालित हो रही हैं और इससे दुर्घटनाएँ हो रही हैं। फिर इसमें जो है सचिव महोदय ने भी जो है पत्र इनको किया कि इन पे जो है कार्रवाई प्रकरण में तदनुसार कार्रवाई करने के अतिरिक्त मुख्यालय के उपलब्ध जो है आदेशों का अनुपालन कराएं। फिर 1/2024 को जब सनत कुमार जी अपने अपर परिवहन आयुक्त, संयुक्त परिवहन आयुक्त उत्तराखंड के माध्यम से जो है उत्तराखंड परिवहन निगम द्वारा राज्य के बस अड्डों पर आसपास के मतलब 2024 तक ये प्रकरण चल रहा है पूरा।
24 तक ये प्रकरण चल रहा है कि परिवहन निगम के द्वारा अड्डों के आसपास प्राइवेट बसों का एवं दिल्ली उत्तर प्रदेश राजस्थान के अनाधिकृत रूप से संचालन संचालित के संबंध में शिकायतें मिली हैं। उपरोक्त संबंध में निर्देश किया जाता है कि आपके संभाग, उप संभाग और अंतर्गत अनाधिकृत रूप से संचालित वाहनों का डग्गामार वाहनों के विरुद्ध 15 कार्य दिवसों को कठोर प्रवर्तन कार्रवाई चलाते हुए कृत कार्रवाई को सूचित संलग्न करने के कार्यालय में उपलब्ध कराए जाएँ। फिर जो है सनत कुमार जी के द्वारा जब 2024 में सनत कुमार जी बन गए और फिर 2025 में भी यही मामला चल रहा है परिवहन आयुक्त के द्वारा सनत कुमार जी के द्वारा कि ये कॉन्ट्रैक्ट कर अनाधिकृत, मतलब डिपार्टमेंट ये मान रहा है कि अनाधिकृत रूप से चल रही है, मतलब इनका अवैध संचालन हो रहा है। डिपार्टमेंट लगातार अपने जो है संभागीय परिवहन अधिकारी रुड़की, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की को भी लगातार इसमें भेज रहा है कि भाई आप इसमें कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, स्टेज कर। इसमें साफ साफ लिखा है कि 21 सिंधु द्वारा अवगत कराना है कि देहरादून दिल्ली वाया नेपाली फार्म स्थित स्थान पर निजी बस संचालकों कंपनियों के द्वारा इलेक्ट्रिकल, बाल्वो, एसी आदि कॉन्ट्रैक्ट कैरेज के वाहन स्टेज कैरेज के रूप में अनाधिकृत रूप से अवैध संचालन होने के संबंधित शिकायत है। तो उनका कॉन्ट्रैक्ट कैरेज है, कॉन्ट्रैक्ट परमिट है और वो स्टेज कैरेज की तरह जगह जगह सवारी बिठा रहे हैं। तो ये शिकायत उनको करते हुए नेपाली फार्म स्थित स्थान पर बनाए गए अवैध बस अड्डे को बंद कराने के अनुरोध में पत्र लिखा गया है सनत कुमार जी के माध्यम से। उपरोक्त संदर्भित पत्र में आपको प्रतिनिधित्व करने के सालन को प्रेषित करें, उक्त हुए कठोर कार्रवाई करने के लिए। उनकी तरफ से एक लेटर आया कि भाई इन पर कठोर कार्रवाई की जाए और ये गाड़ी चल रही है और किस प्रकार से चल रही है। फिर 2025 में सुनील शर्मा जी लोक सूचना, इन्होंने तो खैर सूचना दी मेरे को, इनके द्वारा भी जो है जून 2025 में भी जो है सनत कुमार जी ने भी जो है एक पत्र फिर दोबारा करा कि भाई उमरना द्वारा हवाले अवगत कराने उनके नेपाली फार्म में सर्वे कराया जा रहा है। उक्त नेपाली फार्म में तो हम भी काफ़ी लंबे समय से साथियों देखो इतनी 2018 से इतनी कार्रवाई जो है, इतनी कार्रवाई रोडवेज जो है, इन जो बसें हमारी रोडवेज बसें हैं इन पर कर चुकी है। तो आज रोडवेज जो रोडवेज लगातार चिल्ला रही है कि भाई घाटा हो गया, घाटा हो गया, घाटा हो गया, ठीक है। तो जो घाटा होने का जो मुख्य कारण है वो यही है कि 2018 से 2025 तक लगातार परिवहन निगम, परिवहन विभाग को पत्राचार कर रहा है कि अवैध संचालन हो रहा है, अवैध पूरे उत्तराखंड के अंदर जो मैदानी जिले हैं अपने हल्द्वानी, नैनीताल, रामनगर, कोटद्वार और अपना जो है ऋषिकेश, देहरादून। तो लगातार रोडवेज जो है इसके लिए परिवहन विभाग को लिखा, लेकिन परिवहन विभाग ने कोई भी नियम ऐसा नहीं बनाया कि ऐसी बस कोई पकड़ी जाएगी तो उसका परमिट हमेशा के लिए निरस्त हो जाएगा, या उससे लोकल टैक्स जब से गाड़ी का रजिस्ट्रेशन हुआ तब से आज तक कोई रजिस्ट्रेशन, उससे पूरा टैक्स लिया जाएगा जो उत्तराखंड की टैक्स का जो रेट है। कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना कोई नियम बना, ना कोई उसमें संशोधन हुआ। और दुर्भाग्य की मैं सबसे बड़ी विडंबना, रोडवेज को लगातार घाटा हो रहा है। तो अब रोडवेज ने क्या किया कि एक बहुत बड़ा उन्होंने बस खरीदी। अब घाटे के मैं आपको बता दूं रोडवेज कितनी घाटे में चल रही है और कितनी उसकी देनदारी है। साथियों ये भी पूरी जानकारी आपको मिलनी चाहिए। समय लेकर जिनको आवश्यकता है कि वो देखेंगे, जिनको नहीं होगी वो बेचारे अपना समय क्यों व्यर्थ करेंगे हमारे साथ। तो उत्तराखंड परिवहन निगम वर्तमान में 458 करोड़ के घाटे में संचालित हो रहा है। आज को जो 2025 का जो विषय है 458 करोड़ घाटे में जो है उत्तराखंड रोडवेज चल रहा है। और घाटे का कारण यही बसें हैं जिन्होंने जो हमारी बेहतर सर्विसें हैं, जहाँ पे हमारा खर्चा कम आता है, जहाँ पे हम बड़ी बड़ी उत्तराखंड रोडवेज की बसें चला सकते हैं, वहाँ पे उनको चलने का मौका दिया। हमारी सवारी सब रोडवेज की सवारी सब रोडवेज घाटे में करने का इनका सबसे बड़ा हुआ है। और दूसरी जो एक योजना निकाली सरकार ने, उत्तराखंड सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त यात्रा योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सुविधा के अंतर्गत सरकार के द्वारा 2025 तक रोडवेज को, उत्तराखंड परिवहन निगम को 18 करोड़ 90,96,344 रुपये भुगतान कर चुकी सरकार। 18 करोड़ 90 लाख लगभग अप्रोक्सीमेटली 19 करोड़ प्राप्त हो चुका है, जो
इस योजना के अंतर्गत, और तथा वर्ष 2026 तक वर्तमान में अनुमानित धनराशि जो सरकार ने देनी है, वो देनी है सरकार ने जो है 67 करोड़ 67 करोड़ 50 लाख रुपए जो सरकार ने, जो उस योजना के तहत, इतनी बड़ी संख्या है कि पढ़ने में थोड़ा टाइम लग रहा है, जो फ्री योजना के तहत 67 करोड़ 50 लाख रुपए अभी सरकार ने परिवहन निगम का देना है, देनदारी मतलब प्राप्त होना शेष है सरकार से। तो वो जो मुफ्त योजना है साथियों, उस पर इतना बड़ा बजट है, आप देख लीजिए 67 करोड़ 50 लाख रुपए की। और 2025 तक उत्तराखंड परिवहन निगम में कुल देनदारी धनराशि अनुमानित 125 करोड़ रुपए माह जनवरी तक, जो उत्तराखंड परिवहन निगम की जो देनदारी है, डीजल टायर वाले का जो भी उनका एक सिस्टम चलता है, 125 करोड़ रुपए की उनकी देनदारी है। 2025 तक उत्तराखंड परिवहन निगम शासन की कोई लेनदारी नहीं है। वर्तमान में निःशुल्क यात्राओं के मद से शासन में लगभग 25 करोड़ की लेनदारी, 25 करोड़ की लेनदारी शेष है। और उत्तराखंड परिवहन निगम में पास वर्तमान में पहाड़ी क्षेत्रों में स्वयं की 681 बसें संचालित हैं। मैदानी क्षेत्रों में स्वयं की 256 बसें संचालित हैं। उत्तराखंड परिवहन निगम के पास वर्तमान में पहाड़ी क्षेत्रों में अनुबंधित 17 बसें संचालित हैं। मैदानी क्षेत्र में अनुबंध में 256 बसें संचालित हैं। तो साथियों, ये है परिवहन निगम का डेटा। और वृद्ध योजना जो वरिष्ठ नागरिकों योजना के तहत जो है कितने घाटे में 458 करोड़ घाटे में संचालित हो रहा है परिवहन निगम। तो घाटे का 2019 से 2018 से वो लोग लगातार कह रहे हैं। तो इस घाटे को उभारने के लिए, इस घाटे में जो है परिवहन निगम को उठने के लिए परिवहन निगम के द्वारा क्या कदम उठाया गया, ये भी मैं आपके सामने रखूंगा। तो परिवहन निगम ने अभी 2025 में एक बहुत बड़ी बसों की खेप जो है खरीदारी करी। मुझे लग रहा है 100 से 150 बसों की खरीदारी करी। तो वो भी 44 mm की बसें हैं जो पर्वतीय मार्गों पर चलती हैं, उन बसों का सबसे अधिक उन बसों का जो है परिवहन निगम के द्वारा खरीदी गई। और जहाँ तक उनको वो बसें नहीं खरीदनी चाहिए थी, उनको वो बसें खरीदनी चाहिए जो स्लीपर बसें हैं और जो लंबी दूरी तय कर सकते हैं। और जो हमारे अनाधिकृत जो अवैध रूप से इन बसों का संचालन हो रहा है, देहरादून से दिल्ली, देहरादून से जयपुर, हल्द्वानी से दिल्ली, हल्द्वानी से जो है कानपुर, हल्द्वानी से आगरा, इन शहरों के लिए उनको बस खरीदनी चाहिए थी। इन शहरों के लिए बस खरीदनी चाहिए ताकि हम उनसे कंपटीशन कर सकें। क्योंकि परिवहन निगम के पास अपने बस अड्डे हैं, सवारी बस अड्डे तक आती है। कैसे परिवहन निगम को घाटे से उबारा जाता और वरिष्ठ नागरिक भी उसमें चलते, तो बस को खरीद करनी चाहिए थी यहाँ पे। और उन्होंने बस खरीदी पर्वतीय मार्गों में चलने वाली। तो मैं अब पर्वतीय मार्गों में जो बसें चल रही हैं, तो उन्होंने अनागत अभी आपने सुना होगा, पिथौरागढ़ से एक टेम्पो ट्रैवलर दिल्ली के लिए लगा दिया कि भाई मैं सरकार से और परिवहन निगम से और परिवहन विभाग से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आज़ादी के बाद जो यहाँ पे परिवहन कंपनी है हमारी, वो कितनी लंबी सेवा दे रहे हैं। देखो यहाँ पे भी देखो, एक कितने साल पुरानी 83 वर्ष, देखो जीएमओ 83 वर्ष पुरानी कंपनी और 70 वर्ष पुरानी कंपनी, 65 वर्ष पुरानी कंपनियाँ जो है, उनको आपने जो है इन बसों को लाकर उनका रोजगार संकट में खड़ा कर दिया। अब आप लोग रोडवेज क्या करें, मजबूरी में रोडवेज के जो कर्मचारी हैं, जो उनके व्यवस्थापक हैं, वो क्या कर रहे हैं। अभी 2-3 मामले हमारे पास भी आए, ऐसे शायद उत्तराखंड में कितने मामले होंगे कि जो है रोडवे बसों को, हमारी बसों के आगे जो 70 साल से 83 साल से जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उन बसों के आगे खड़े करके, हमारी बस का 7 बजे का टाइम है, आपने 6:30 बजे अपनी बस हमारी खड़ी कर दी, सरकार की धौंस दिखाकर और ड्राइवरों कैलेंडरों से लड़ाई कर, और हमारी गाड़ी के आगे गाड़ी खड़ी कर दी। तो कहीं ना कहीं इसमें हमारा व्यापार प्रभावित हो रहा है। जो 83 साल से 70 साल से अपनी उत्तराखंड की जनता को, जब रोडवे इतनी मात्रा में होती नहीं थी, उत्तराखंड की जनता को अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपने हमारा व्यापार भी संकट में लिया है। आपको करना क्या चाहिए था, ये जो बसों की आपने खरीद करी, परिवहन निगम ने जो बसों की खरीद करी, ये जो है आपको दिल्ली जितने भी रूटों पे जो है ये अवैध संचालन हो रहा है,
इन रूटों पे अपनी बसें खड़ी करनी थी और वो बसें डायरेक्ट हमारे बस अड्डों तक आती और बस अड्डों से जो है पहाड़ों में लोग वहीं पे उतरते, फिर अपनी बस चेंज करके पहाड़ों की बसों में जाते। आपने ये नहीं किया। परिवहन निगम से हमारी नाराज़गी ये है, ऑल उत्तराखंड की ये नाराज़गी है, मोटर ट्रांसपोर्ट की ये नाराज़गी है कि भाई आपने वो उनकी बसों के आगे अपनी बसें खड़ी नहीं करी, आपने हमारी बसों के आगे वो बसें खड़ी करी। जो आपको 100 बस 150 बस आपने अभी खरीदी हैं, उन बसों का जो है आपने हमारी बसों के आगे खड़ी करी है। और खड़ी आपको किसके सामने करनी चाहिए थी? जिनका अवैध संचालन आप 2018 से चला रहे हैं। अवैध संचालन हो गया, अवैध संचालन हो गया, अवैध संचालन, लेकिन आपने उन बसों के आगे खड़ी नहीं की, आपने हमारी बसों के आगे खड़ी की। बताओ अब हमारा पहाड़ का जो परिवहन कारोबारी है वो कहाँ जाएगा? उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि उसके बाद उसके तो रूट के परमिट है ना। पौड़ी संभाग का अलग परमिट है, टिहरी संभाग का, देहरादून संभाग का अलग परमिट है। उसको एक निश्चित स्थान दिया कि आप इस रूट से जाओगे, इस रूट से आओगे, उसके बिल्कुल परमिट में लिखा हो चीज़। लेकिन रोडवेज के साथों को ऐसी कंडीशन नहीं है। रोडवेज तो अपना दिल्ली, उसके बाद आईएसबीटी है, दिल्ली चल सकती है। तो आपने ऐसा क्यों किया? सवाल रोडवेज पे तो हमारा ये है कि भाई आप हमारे बस अड्डों के आगे, हमारे बसों के आगे आपने सेम टाइम कर दिया। घनसाली में जो है मारपीट हो गई ड्राइवरों की। आपकी दिल्ली वाली गाड़ी भी 3 बजे, हमारी जो कई सालों से हमारी सर्विस जो ऋषिकेश से घनसाली जाती है, घनसाली से ऋषिकेश आती है, सेम टाइम समय हो गया। कितना दुर्भाग्य के विषय बताओ। छोटे छोटे ट्रांसपोर्टरों को जो है इस योजना के माध्यम से खत्म करने का पूरा प्रयास किया गया रोडवेज के द्वारा। परिवहन विभाग, अब देखो परिवहन विभाग का जो है रवैया देखो, जितने भी पत्राचार परिवहन विभाग को हुए हैं, तो परिवहन विभाग ने कोई इसमें नियम बनाया कि भाई जो ऐसी बसें अगर पकड़ी जाएंगी तो उनका रजिस्ट्रेशन होने से और आज तक का पूरा टैक्स 10 गुना टैक्स लिया जाएगा। तो कैसे उन बसों का संचालन हो जाता? सवाल बहुत बड़ा सवाल है। उन बसों का संचालन कैसे हो जाता? अगर ऐसा होता उन बसों का संचालन कैसे हो जाता? तो लेकिन परिवहन विभाग ने बस कार्रवाई कर रहे हैं, चिट्ठी भेज दी, संभागीय परिवहन अधिकारी भेज दी। आपके संभागीय परिवहन अधिकारियों ने काम करा क्या? रुकी वो बसें। और देखो साथियों, उन बसों, अब ये तो रही परिवहन निगम की बात, अब उन बसों से हमारा व्यापार क्या प्रभावित हो रहा है? क्योंकि हमारे बस अड्डों तो नहीं आते। उन्होंने क्या है कि हमारे बस अड्डों के बाहर अवैध बस अड्डे बसा दिए। नेपाली फार्म बसा दिया, रिस्पना बसा दिया, हरिद्वार के बाहर बसा दिया, रुड़की के बाहर बसा दिया, बाईपास से बसा दिया उन्होंने। भाई सवारी क्या है? सवारी को जहाँ से गाड़ी मिलेगी, सवारी की तो सुविधा चाहिए। सवारी को मैं नहीं बोल सकते तुम हमारे बस अड्डे आओ और तुम बाहर रोड पे खड़े जाओ। उन्होंने अवैध बस अड्डे जो है बना दिए। तो आपकी जो इन्फोर्समेंट है, जो सरकार कहती है भाई हमारे पास परिवहन विभाग, हमारे पास 2 गाड़ी ऋषिकेश में है, 2 गाड़ी टिहरी में है, 2 गाड़ी उत्तरकाशी में है, 2 गाड़ी पौड़ी में। तो आपने क्या किया? आपने केवल गाड़ियाँ बढ़ाई, गाड़ियाँ खरीद करी, 50-50 लाख रुपए की गाड़ियाँ खरीदी इनोवा, उनमें पूरा सिस्टम लगा के, लेकिन पकड़ा क्या आपने? करा क्या आपने? सवाल परिवहन विभाग पे भी उठता है। और रोडवेज का काम ये है कि रोडवेज बसें खरीद रही है और हमारी बसों के आगे परिवहन, जो उत्तराखंड का जो पर्वतीय मार्गों को जो परिवहन कारोबार है उसको समाप्त कर रही है, जीरो कर रही है बिल्कुल। हमारी बसों के आगे आप बस लगा दे रहे हो। बताओ कितनी दुर्भाग्य की बात है। तो ये बहुत बड़ी पीड़ा है। मैं अब जो परिवहन मंत्री जी हमारे आए हैं उनके सम्मुख भी हम इस विषय को प्रमुखता से रखेंगे। कल उनका भी एक बयान आया था माननीय परिवहन मंत्री महोदय का कि हम लोग अब जो है कुंभ के एक तैयारी कर रहे हैं। तो हमारा ये निवेदन है कि कुंभ में जो है हम लोग परिवहन मंत्री जी से निवेदन है मेरा, और सरकार से मेरा निवेदन है, रोडवेज परिवहन निगम से मेरा निवेदन है, आप जो है स्लीपर बसें बनाइए और हमारे बस अड्डों तक उनकी कनेक्टिविटी जोड़िए, ताकि आदमी ऋषिकेश आएगा, ऋषिकेश से उतरेगा और पूर्व की व्यवस्था की भांति वहाँ से अपनी बस को चेंज करेगा। इसमें जो है एक चेन बनी रहेगी, आपको भी रोजगार मिलेगा, परिवहन निगम घाटे से भी उभरेगा, और जो अवैध संचालन करने वाले बस हैं उनको भी जो है, उन पर भी जो है लगाम लगेगी, उनका व्यापार टूटेगा। तो निश्चित तौर पर परिवहन निगम एक ढांचे में आएगा। और मेरे माननीय मंत्री जी से मेरा ये भी है कि अब नवनियुक्त मंत्री जी से मेरा निवेदन है, एक ऐसा कानून बने कि ऐसे बस वालों के खिलाफ ठोस कार्रवाई हो, पकड़े जाने पर उनका जब से उनका टैक्स कई गुना टैक्स उन पर लगाया जाए, ताकि उन बसों का संचालन बंद हो। ये हमारा निवेदन है। और जो कनेक्टिविटी जो बस अड्डों की बनी हुई है वो इस प्रकार से बनी रहे। तो इसमें और जो प्राइवेट हमारे जो बस ऑपरेटर हैं, बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे कम से कम जीएमओ में इतनी बसें हैं, टीजीएमओ में इतनी बसें हैं, यातायात कंपनी में इतनी बसें हैं, रूपकुंड में इतनी बसें हैं, सीमांत सहकारी में इतनी बसें हैं। तो उनको मौका दिया जाए काम करने का, न कि उनके आगे बसें खड़े कर करके जो है उनका रोजगार को विलुप्त किया जाए। तो साथियों ये बहुत जो है गंभीर विषय है। और एक परिवहन निगम से एक
निवेदन और भी है, जो आपके टेंडर आप देखो, इसमें परिवहन निगम के साथ बहुत सारी चीज़ें हमारी जुड़ी हुई हैं। जुड़ी हुई चीज़ें कि कोई अनुबंधित बस लगाना चाहे तो उसके लिए आपको खुला ऑफर करना चाहिए, खुला ऑफर करना चाहिए कि भाई अनुबंधित बसें में हम लगाएंगे। ठीक है, परिवहन निगम अगर सशक्त नहीं है, परिवहन निगम को अगर शक्ति खत्म हो गई है, परिवहन निगम नहीं चला पा रहा है, तो आप अंडरटेकिंग बसों को उपलब्ध कराइए कि भाई दिल्ली रूट में हमको 50 बस चाहिए, उन्हीं बसों को लगाओ, परमिट दो, टैक्स लो और उनको अनुबंधित रोडवेज के अनुबंधित में चलाओ। कोई इतराज़ थोड़ी है हमको, क्योंकि कनेक्टिविटी है ना। हमें भी हमारा टैक्सी मैक्सी का सारा काम खत्म कर दिया उन्होंने, जो उत्तराखंड के टैक्सी मैक्सी। अब वो क्या कर रहे हैं, दिल्ली से अपना स्लॉट सीधा जोशीमठ दिखा रहे हैं, दिल्ली से अपना स्लॉट से श्रीनगर दिखा रहे हैं। तो बीच में वो क्या करें, नेपाली फार्म में अवैध बस अड्डे पे जो है वहाँ सवारी उतार कर और अपनी 4 सवारी 4 उसमें भर के अपना भेज दे रहे हैं। और जो आपको पता है कि कोई अगर श्रीनगर से आ गया तो उनकी कनेक्टिविटी क्या है, कोई श्रीनगर से आ गया, सवारी छोड़ी और उसके बाद उन्होंने वो नेपाली फार्म को बोला, नेपाली फार्म में खड़ा हो जाए भाई, 4 सवारी आ रहे उस श्रीनगर को लेकर चले गए। तो हमारे जो बसों की जो कई बरसों से जो बसों की व्यवस्था है, जो हम हर प्रकार के हर समस्या में जो हम, चाहे बस में हमारे 2 सीट पे होंगी घनसाली की, जो डेली रूट पे चलने वाली बसें हमारी, चाहे हमारी 4 सीट होंगी, चाहे हमारी 10 सीट होंगी, लेकिन हमारी बस जाएगी और उसी समय पे आएगी। तो उसको, उस व्यवस्था को ख़राब करने में वो लोग काम कर रहे हैं और हम लोग उनका मुंह देख रहे हैं, कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड की जितनी परिवहन कंपनियों को इसमें विरोध करना चाहिए पुरजोर तरीके से, बिना किसी भय और भ्रष्टाचार के। तो परिवहन मंत्री जी से भी हम ये बात अवगत कराएंगे। और जो ये अनुबंधित बसों के जो टेंडर होते हैं, तो ये कहाँ पर होते हैं, तो ये मैं आपके सामने एक छोटे से ऋषिकेश बस डिपो की, एक ऋषिकेश बस डिपो की जो है जो इसके वेंडर हैं, देखो परिवहन विभाग की आप देखिए कितनी बड़ी वो है। और जो उसके टेंडर होते हैं वो बिल्कुल ओपन तरीके से हों, पारदर्शिता के साथ हों। और मैं ये पूछना चाहता हूँ परिवहन निगम से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब ये टेंडर होते हैं, क्या ये टेंडर उत्तर प्रदेश में होते हैं, ये पूछना चाहता हूँ मैं। क्योंकि इसमें जितने भी ऋषिकेश डिपो में जितने भी वेंडर हैं वो कहाँ के हैं, मैं आपके सामने एक बार पूरी बिजनौर का, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, लुधियाना और डोयाला लुधियाना के हैं। और बिजनौर केवल 4 वेंडर ऋषिकेश के, 1 2 3 4 5 वेंडर केवल ऋषिकेश के हैं। ऋषिकेश, देहरादून, रुड़की और डोयाला के, बाकी लुधियाना के, बिजनौर के। तो क्या ये टेंडर, मैं परिवहन निगम से ये भी जानना चाहता हूँ कि ये टेंडर जो है वहाँ होते हैं उत्तर प्रदेश में। और साथियों में एक बहुत बड़ा आपको बात बताना चाहता हूँ, थोड़ा समय लगेगा। ये कि अभी माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने भी जो है एक योजना उत्तर प्रदेश में जो है एक योजना चालू करी कि जिला मुख्यालय तक, गांव से जिला मुख्यालय तक कैसे जोड़ा जाए। अब जिला मुख्यालय में लोगों के काम रहते हैं, किसी का डीएम से काम है, किसी का एसएसपी से काम है, किसी से अन्य कोर्ट में काम है, किसी का भाई जिला मुख्यालय में। तो आपको पता है कि जो मुख्यालय हैं उत्तर प्रदेश में, जितने भी मुख्यालय हैं, उनको जो है गांव से कैसे जोड़ा जाए। तो उसके लिए हमारी बस कंपनी जीएमओ की बस कंपनी में जो है गडकरी जी, वो अपने जो है योगी जी ने जब वो अपने गांव आए थे यहाँ पे, तो उन्होंने जीएमओ कंपनी से मिले। और जीएमओ कंपनी से मिलने के बाद उन्होंने जो है पूरी एक योजना, अपनी टीम भेजी, परिवहन निगम उत्तर प्रदेश की टीम भेजी कि आप अपनी जो गांव तक सेवा पहुंचा रहे हो, किस तरीके से पहुंचा रहे हो और कैसे कैसे, क्या प्लानिंग है आपका, क्या योजना है, कैसे आप इसको मैनेज करते हो, कैसे कैसे आपकी व्यवस्थाएं हैं। तो उस टीम को लेकर, उस पूरी टीम जो है लखनऊ की जो है कोटद्वार अपने जीएमओ कंपनी में आई। उन्होंने एक प्लान, रोड मैप तैयार किया। तो योगी जी ने तुरंत वही इम्प्लीमेंट जो है उत्तर प्रदेश में चालू किया। तो योगी जी ने क्या कहा कि भाई
मुख्यालय तक जोड़ने के लिए, गांव से मुख्यालय तक जोड़ने के लिए एक योजना तैयार करी और उसमें उसी मुख्यालय के लोगों को बोला भाई आप बस लगाइए अंडरटेकिंग में, 27 सीटर बसें, 18 सीटर बसें, और वो डेली सुबह आएंगी, 2 चक्कर जाएंगी मुख्यालय में, आएंगी और जाएंगी, आएंगी और जाएंगी। उनका काम रहेगा सुबह जाना, दिन में फिर वापस आना, फिर सुबह जाना, दिन में वापस, ऐसे गांव-गांव से मुख्यालय तक जोड़ने की। और वहीं के लोगों को योगी जी ने कहा कि आप रोडवेज अंडरटेकिंग में अपनी बस लगाइए और खुला चैनल, खुला जो है आपने देखा होगा यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, ये लगातार ये चल रहा है कि आप लोग मुख्यालय से अपनी बसों का जो है आप ई बस लगाओ, आप जो है सीएनजी बस लगाओ, आप डीजल बस लगाओ, आप जो भी बस इलेक्ट्रिकल बस लगाओ, तो आप खुला ऑफर है कि भाई आप अपनी बसें लगाओ और रोज़गार पाओ और जनता को अच्छी सुविधाएं भी दो। तो ऐसी योजना हमारे उत्तराखंड में होनी चाहिए और अवैध संचालन किसी भी रूप से जो है बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। अवैध संचालन तो होना नहीं चाहिए। आप ठीक है जो भी है अपना लीगल तरीके से आए, जो नियम है नियमों से आए, नियमों से जाए, किसी को एतराज़ नहीं है क्योंकि भारतवर्ष में पूरा भारतवर्ष है, गाड़ियाँ वहाँ से यहाँ जाती हैं, यहाँ से वहाँ जाती हैं। तो जो है उत्तराखंड के जो पर्वतीय मार्गों में जो पर्वतीय का जो वो है व्यवस्थाएं हमारी कि 4 आदमी लेके भी हम लोग हमारी बस जाती हैं, तो वो व्यवस्थाएं हमारी खराब हो रही हैं क्योंकि 10 आदमी नेपाली फार्म से दूसरा बंदा ले गया, 2 आदमी वो ले गया, 3 आदमी ये ले गया, कुछ बस अड्डे में ले गया, कुछ वहाँ ले गया। तो उससे क्या हो गया कि हमारी बसें जो है निरंतर जो है वो लोग बेरोजगार हो रहे हैं ऐसी गलत नीतियों से। तो सरकार के देखिए परिवहन विभाग की कार्रवाई से आप कितना सुनिश्चित हैं। 18 से 25 तक परिवहन विभाग ने कितनी गाड़ियाँ रोकी और परिवहन विभाग के द्वारा कितने नियम कानून बनाए गए। रातों रात नीति बदल जाती है साथियों, बहुत सारी नीतियाँ उन्होंने रातों रात बदली हैं। अब एक सवाल खड़ा है आपके सामने कि जब हमने जब इसका आंदोलन किया फिटनेस सेंटर का, तो इसमें ये भी बात कहीं पे आई कि भाई जो हमारी बसें हैं उनका परमिट नेपाली फार्म का नहीं है, डोयाला तक का उनका परमिट नहीं है। तो गवर्नमेंट ने तुरंत एक रातों रात एक नीति बनाई कि जो भी परमिट वहाँ, ये भी मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, जो भी परमिट वहाँ से जाएगा, जो भी गाड़ी जाएगी उसका परमिट बना दिया जाएगा, परमिट उसका मान्य होगा। नीति बनाई गवर्नमेंट ने। तो ऐसी नीति आपने यहाँ पे क्यों नहीं बनाई कि भाई जो भी गाड़ी पकड़ी जाएगी बिना टैक्स की और कॉन्ट्रैक्ट कैरेज में जो चलेगा और जो सवारी भरता उठाएगा वो पकड़ा जाएगा, तो उसका जो लोकल का टैक्स है उत्तराखंड का रेट का, उसका 10 गुना टैक्स उससे वसूली करा जाएगा। बात खत्म। लेकिन उनको सपोर्ट करके, उनको तो आपने सपोर्ट करा, उनकी बसें आपने खड़े होकर चलाई और हमारी बसों के आप रोडवेज लगा दे रहे हो, तो हम कहाँ जाएँ? सवाल है कि उत्तराखंड का परिवहन कारोबारी कहाँ जाए, हम कहाँ जाएँ हम? यहाँ आपने बस खड़ी कर दी, आपने वो जो मुफ्त योजना निकाली, मुफ्त योजना से भी हमारा भाई आप हमारी कंपनियों को आप मुफ्त योजना निकालें, हम ठीक है सरकार की योजना है, हम और एक सीनियर सिटीजन के लिए है, हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन आप मुफ्त योजना का जो लाभ है वो इन कंपनियों को दो ना सीधा डायरेक्ट, हमको दो आप पेमेंट, कोई बात नहीं, जितनी देनदारी आपकी रोडवेज से हम भी उधार करेंगे, हमारी कंपनियाँ भी जो है इसके लिए कैपेबल है, हमारी कंपनी भी आपको हिसाब देंगे भाई इतने बंदे हमारे साथ आए, तो इतनी बसें लगाने की जो है इस योजना में इतनी बसें लगाने के इतना घाटा खाने की क्या जरूरत है। जो ऑलरेडी जो है प्राइवेट बसें जा रही है, विगत कितने साल पुरानी मैं बताया जो आपको 83 साल पुरानी कंपनी है, 83 साल को 70 साल को 65 साल से हम सर्विस दे रहे हैं, तो आप हमें दो ना मौका, हमारी कंपनियों को मौका दो आप कि भाई आप फ्री सवाल हो, जो बिल दोगे आप गवर्नमेंट आपको पैसा पेमेंट करेगी। अच्छा 1 महीने में करेगी, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने में करेगी, तो रोजगार बढ़ेगा यहाँ पे। और अनुबंधित का आप जो परिवहन अनुबंधित जो बसें लगती हैं उससे आप खुली जो है जैसे योगी जी ने चला रखा है, आप बसें लाइए, अनुबंध लगाइए और रोजगार पाइए और अच्छी बस सुविधा गांव वालों को दे दीजिए। तो एक ऐसी योजना हम भी चाहते हैं कि जो नए परिवहन मंत्री जी हमारे जरूर विषय का संज्ञान लेंगे और मुझे पूरा उम्मीद है कि इन बसों का भी जो है लगाम लगेगा और एक नियम बने कि किस नियमों के तहत ये गाड़ी चलेंगी और अवैध जो बस अड्डे इन्होंने बनाए हैं वो बस अड्डे खत्म कैसे होंगे और हमारा रोजगार कैसे बचेगा। सबसे ज़्यादा ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज़्यादा टैक्स उत्तराखंड सरकार का है और हम भरते हैं उसको, और कोई यहाँ बिना टैक्स भरे, कोई नागालैंड पास करा रहा, नागालैंड में लोकल टैक्स है ही नहीं, वो 20,000 रुपये जो है ऑल इंडिया का भर रहा, पूरे लोकल कॉन्ट्रैक्ट उसका परमिट है और वो स्टेज कैरियर अपना प्रयोग करे जा रहा है। तो ये कहीं का नियम नहीं, तो ये किसी के लिए नहीं होना चाहिए। तो डगामारी पे किसी तरीके से रोक लगे। हमारा ऑल उत्तराखंड मोटर ट्रांसपोर्ट यूनियन का यही अपना विजन है, हमारा यही लक्ष्य है कि भाई रोजगार कैसे बचे और हमारे पलायन कैसे रुके और उत्तराखंड के जो परिवहन कारोबारी हैं उनका व्यवसाय कैसे बचे। हमने बच्चे लालन पालन करना है, हमारे लिए भी एक चुनौती है, हमारे लिए भी एक संघर्ष है कि जब सवारी नहीं आएंगी तो हम अपनी गाड़ियों करेंगे क्या। और आपदा विपदा को हम सब ज़्यादा संकट हमारे ऊपर है, 3 महीने बारिश हो गई, बरसात हो गई, ये हो गया, पूरा आपदा विपदा हमारे ऊपर है। तो साथ में बहुत लंबा था आज का जो ये प्रोग्राम था
जितने भी लोग जुड़े हैं मैं उनको धन्यवाद करता हूँ। और एक हमारे विषय को जो है आप लगातार जो है इन विषयों को लेकर हम नए विषय जो है, जो परिवहन कारोबारियों को जो दिक्कत आ रही है, जो परेशानियाँ आ रही हैं पर्वतीय अंचल में, और जो गलत नीतियाँ जो बनाई जा रही हैं, जो बिना पूछे बिना सलाह की जो नीतियाँ बनाई जा रही हैं, उससे जो है परिवहन कारोबारियों को बहुत दिक्कत आ रही है। और लगातार हम भी जो है फेसबुक के माध्यम से तो आदमी तब आता है जब कोई सुनवाई नहीं होती उसकी, जैसे इन पत्रों की सुनवाई नहीं हुई। आप देख लो 2018 से परिवहन निगम खुद सरकार है, परिवहन निगम जो है धक्के खा के चिट्ठियाँ लिख के परेशान हो गया। वो बसें बढ़ती गई। आज उनकी तादाद आप देख लीजिए, नेपाली फार्म में खड़ा हो जाइए, 24 घंटे में कितनी बस जाती हैं। हरिद्वार में खड़ा हो जाइए, आप रामनगर में खड़ा हो जाइए, आप हल्द्वानी में खड़ा हो जाइए, आप नैनीताल में खड़ा हो जाइए, कितनी बसें जाती हों। तो क्या हुआ उससे? 18 से जो है परिवहन निगम धक्के खा रहा है। अब तब परिवहन निगम ने सोचा अब ये तो यहाँ तो हमारे कुछ होता नहीं, अब जो हमारे प्राइवेट बस है इनको ख़त्म किया जाए पहाड़ों में। हमारे प्राइवेट बसों को ख़त्म करने बार रखें, हमारी बसों का आगे बस लगा दी, सारी सवारियाँ ले गए सरकारी बस का ध्वंस दिखाकर। सरकार का ध्वंस दिखाना है उनको दिखाओ ना, प्राइवेट बस में आगे खड़े करो अपनी बसें जो दिल्ली से चल रही है। आपने क्यों नहीं आपने जो है वो स्लीपर बसें बनाई, क्यों नहीं आपने वहाँ खड़ी करी? परिवहन निगम से हमारा सवाल है, आपने हमारे बसों में क्यों खड़ी करी गाड़ियाँ, बताइए, जवाब दो हमको। तो हमारे नए जो है जवाब दो हमको इस बात का, भाई वहाँ जहाँ तुमने गाड़ी खड़ी कर दी वहाँ तुमने गाड़ी खड़ी नहीं करी, लेकिन हमारे सिर पे आगे खड़ी कर दिया गाड़ी। कितनी दुर्भाग्य की बात है। तो साथियों ये बहुत रोज़गार को लेकर बड़ा विषय है, सभी लोग उसमें चिंतन करेंगे। सभी परिवहन कंपनियाँ, जीएमओ हो, टीजीएमओ हो, यातायात है, जब सब कंपनी जो है सरकार को चिट्ठी लिखेंगी कि भाई इनसे हमारा व्यापार प्रभावित हो रहा है। निवेदन करेंगे सरकार से, नए परिवहन मंत्री से मुलाकात करेंगे। सभी लोग मुलाकात करेंगे क्योंकि परिवहन संबंधी हमारी समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। तो सभी लोग इस विषय को लेकर प्रमुखता से उठाएंगे, ऐसी हमें पूरी उम्मीद है। इसी उम्मीद के साथ जो है आपको आगे बहुत सारे परिवहन की नीतियों से अवगत कराया जाएगा, क्या क्या उन पर कार्रवाई हुई, क्या क्या चल रहा है, सरकार कितना उनको मुफ्त योजना के तहत हमें भी जोड़े, और हम भी अपनी बसों को मुफ्त योजना के तहत जोड़ना चाहते हैं। हम भी अपनी बसें देहरादून ऋषिकेश हरिद्वार लोकल चलना चाहते हैं, हम भी उस योजना में जुड़े ताकि हमें पूरे साल भर काम मिले। हम 2 महीने केवल यात्रा काल में 2 महीने के लिए हम जिंदा नहीं रह सकते, 2 महीने के लिए हमें काम रहेगा, और बाकी जो 10 महीने रहेंगे हम कैसे अपना गुजर बसर कर पाएंगे। तो एक बहुत विचित्र विषय है, हम सरकार के सामने इस विषय को लाए हैं और लाएंगे, और आपके माध्यम आप भी जो है अपने पत्रों के माध्यम से जो है सभी को अवगत कराएंगे, ऐसे हमें पूरी उम्मीद है। तो साथियों, ऑल उत्तराखंड मोटर ट्रांसपोर्ट यूनियन के इस सेक्शन में जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे जो भी योजनाएं रचनाएं होंगी, जो भी विषय होंगे आपके सामने रखे जाएंगे। तो जय श्री राम, जय उत्तराखंड, जय परिवहन कारोबार।